कौन से ऐसे 3 रेड फ्लैग्स हैं जिससे हम डिस्टिंग्विश कर सकें, आइडेंटिफाई कर सकें कि मैरिज टॉक्सिक है या हार्ड टू हैंडल है? एक फाइट के बाद एक पार्टनर आई एम फाइन बोलता है, बट वो एक्चुअली फाइन तो नहीं होता, उनका चेहरा कुछ और ही कह रहा होता है। ऐसी सिचुएशन को बिना कॉन्फ्लिक्ट के कैसे हैंडल करें? हम छोटे थे या हमारे बच्चे जब स्कूल जाते हैं, वहाँ हमें मैनर्स एटिकेट सिखाते हैं कि अगर कोई क्वेश्चन पूछे कि व्हाट हाउ आर यू, हमें वहाँ ये तो सिखा रहे हैं कि क्या बोलना है और क्या क्वेश्चन पूछा गया उसका जवाब हमें सिखाया जा रहा है, लेकिन कोई ये उसके बियॉन्ड ये सिखा ही नहीं रहा कि जब आप फाइन नहीं हो तब क्या करना है। कई बार वो साइलेंट ट्रीटमेंट एक स्लो पॉइजन की तरह काम करता है। आप पैसिवली एग्रेसिव होते हो और वो रिलेशनशिप को बहुत खराब करता है। व्हाट इज योर से ऑन दिस? ये क्यों होता है, होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, और किस केसेस में ये सही है? शादी एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, कोई लकी ड्रॉ नहीं है कि हम वहाँ जाएंगे और वो चिट निकालेंगे और हमारा लक काम कर गया। तो जब हम टीम वर्क की तरह काम करेंगे तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी पहले आधी होगी, हम डिवाइड ही नहीं करते कि आपका काम ये है, इसमें आपका अपने डिसीजंस होंगे, ये काम मेरे, ये इसमें मेरे डिसीजंस होंगे, उसमें क्या स्ट्रेस नहीं होगा हम लोगों को। आपने अभी स्पार्क की बात करी। अक्सर कहा जाता है कि 10-15 साल बाद एक मैरिज में स्पार्क कम हो जाता है। सो हाउ डज दिस ब्लूप्रिंट हेल्प टू गेट दैट स्पार्क बैक? एक और प्रॉब्लम आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन हो गई है, इमोशनल चीटिंग। इन द वर्ल्ड वेयर सोशल मीडिया बहुत एक्टिव हो गया है, फिजिकल चीटिंग से ज़्यादा इमोशनल चीटिंग पॉपुलर। SMS, सीक्रेट चैटिंग, उस पे कैसे डील करा जाए? हेलो एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ क्यूरियोसिटी टू क्लैरिटी। आज का शो बहुत ही स्पेशल है क्योंकि हम डिस्कस करने वाले हैं रिलेशनशिप की ब्यूटी, चैलेंजेस और उनके बीच कुछ ऐसे सीक्रेट जो हर कपल को शायद जानना बहुत ज़रूरी है। कभी आपने ऐसा फील करा है कि कम्युनिकेशन होते हुए भी कनेक्शन मिसिंग है? सब कुछ ठीक लगता है पर फिर भी इमोशनल डिस्टेंस बढ़ता जाता है। इन सारी चीज़ों को रिजॉल्व करने के लिए हमारे साथ आ रहे हैं एक अमेजिंग ऑथर ऑफ अ बुक अनलॉक रिलेशनशिप ब्लूप्रिंट, मिस अंजू, जो कि सिर्फ एक ऑथर ही नहीं है, शी इज अ मेंटल वेलनेस कोच, अ रिलेशनशिप कोच, जो कपल्स को, लोगों को उनकी मेंटल वेलबींग लाने के लिए अच्छे से गाइड करती है। इस बुक में उन्होंने रिलेशनशिप को एक पावरफुल पर्सपेक्टिव से समझाया है, एक गाइड की तरह। लेट्स टुगेदर वेलकम मिस अंजू टू द शो। वेलकम टू द शो। थैंक यू मुझे ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए, थैंक यू। हम सबको ये जानना है कि इस बुक के लिए आपको इंस्पिरेशन कहाँ से मिला? व्हाट इंस्पायर्ड टू बी अ राइटर, टू बी अ ऑथर? राइटर तो मैं काफ़ी जब छोटी थी तब से मेरा मन था कि हम जैसे जर्नलिंग करते हैं, तो बचपन में भी मैं ये करता था कि मैं लिखूं अपनी जो फीलिंग्स हैं, मैं फील कर रही हूँ, उनको इमोशंस को लिखूं। बच्चे लिखते हैं ना, हाँ, डायरीज हाँ, लिखते हैं हाँ, जैसे। हाँ। तो मेरा बचपन में था, लेकिन ये डर लगता था कि कोई उन फीलिंग्स को पढ़ ना ले, तो इस वजह से कभी मैं लिखती ही नहीं थी। लेकिन बड़े होते होते समझ आया कि लिखना ज़रूरी है। फिर मैंने और अपनी जो मेरी खुद की मैरिड लाइफ है, ये सब एक्सपीरियंस इस बुक में जो भी आप पढ़ोगे, एक एक शब्द पढ़ोगे या जो मैंने पूरी बुक पढ़ी जी। एंड मेरे को बुक्स पढ़ना अच्छा लगता है। मैंने बहुत सारी रिलेशनशिप पे बुक्स पढ़ी हैं। मार्स और वीनस की तो पूरी सीरीज मैंने सारी बुक्स पढ़ी हैं। बट दिस वन इज वेरी गुड फॉर इंडियन पीपल। हाँ, ये जो जिस वक्त मैं इस बुक को लिखने के लिए सिर्फ सोचा ही था, उस वक्त यही सोचकर लिखी है कि इंडियन कपल के लिए बहुत नीड है। मैंने ज्यादातर बुक्स मैंने जो पढ़ी हैं या जो इंटरनेशनल बेस्ट सेलर्स हैं, नेशनल बेस्ट सेलर्स हैं, जो हर इंसान एज अ कपल पढ़ता है, वो
मेरे को लगता नहीं इंडियन कपल पे वर्क करती हैं। नहीं, वहाँ के कल्चर में वहाँ की मैरिड जो रिलेशन है वो डिफरेंट है। हाँ, वहाँ और की हमारा फैमिली डायनामिक्स, मेल्स आर आल्सो डिफरेंट आउट देयर, बिल्कुल फीमेल्स आल्सो, वहाँ की सब अपब्रिंगिंग बहुत मैटर करती है। हमारी अलग है, हमारी जॉइंट फैमिलीज में होती है, और इंडियन कल्चर ट्रेडिशन हमारा बिलीफ सिस्टम ये सब कैरी ऑन करते हैं हम लोग। तो उस पे बहुत डिपेंड करता है कि हम क्या कैरी कर रहे हैं, और हमारे रिलेशन भी उसी पे डिपेंड होता है कि हमारे पैटर्न्स क्या हैं। तो सबसे पहले तो मुझे ये जानना है कि जो मैरिज होती है वो कोई लक होता है या फिर कोई पैटर्न होता है या सीक्रेट होता है जो हैप्पी कपल्स फॉलो करते हैं? देखिए, शादी एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, वो कोई लकी ड्रॉ नहीं है कि हम वहाँ जाएंगे और वो चिट निकालेंगे और हमारा लक काम कर गया। ये सब तो कहते हैं तो गैम्बल होता है, जुआ होता है। ये सब अपने आप को डिफेंड करने के लिए, कि हम अपने आप को एक साइकोलॉजी, एक कंफर्ट एक उसमें डालते हैं बोलकर कि अरे सामने वाला अगर एक कपल हम देखते हैं, उसको हैप्पी कपल देखते हैं, या उसकी मैरिज को सक्सेस मैरिज के नज़रिए से देखते हैं, तो वहाँ क्या होता है कि हम सिर्फ कंपैरिजन में चले जाते हैं कि हमारे पास शायद लकी पार्टनर नहीं है। तो हम सिर्फ वहाँ कंपैरिजन में रह जाते हैं। हम उसके जो बियॉन्ड है, उस सक्सेस मैरिज के बियॉन्ड जो होती है चीज़ें, वो हम देखते ही नहीं है कि वो सक्सेस कैसे है। हम ये जानने की क्यूरियोसिटी लाते ही नहीं है। हम वाई से कभी जुड़ते ही नहीं है। हमें वाई ज़रूर रखना चाहिए कि उनकी शादी ऐसी सक्सेस कैसे है। ऐसा नहीं कि उनकी लाइफ में कोई सेक्रीफाइस, कॉम्प्रोमाइज़ या कोई सिचुएशन कॉन्फ्लिक्ट्स आ नहीं रहे। उनको बेहतर पता है कि उनको उन सिचुएशन से कैसे निपटना है। तो वो चीज़ हम सोचते नहीं हैं, और हम उसको सिर्फ अपने पार्टनर को या अपने आप को लक का नाम देकर छोड़ देते हैं। हमें बियॉन्ड देखकर बहुत ज़रूरी है देखना कि वो सक्सेस क्यों है। तो कैसे डिस्टिंग्विश करें, कैसे समझें कि मैरिज टॉक्सिक है या हार्ड टू हैंडल है, विच कैन बी हैंडल्ड बट टॉक्सिक नहीं है? देखो, टॉक्सिक का मतलब क्या है? एक जेन्युइन पॉइजन, राइट? और हार्ड का मतलब यानी कि कोई सख्त है। तो जहाँ एक हार्ड पार्टनर है, यानी कि वो सिर्फ एक सख्त पार्टनर है जो आपसे सिर्फ आपकी पोटेंशियल, बेस्ट पोटेंशियल निकालने की कोशिश कर रहा है। वो तो सिर्फ ये चाहता है ना कि जो हम एज ए पार्टनर हमारे घर में या हमारे हम डिसीजन जो लेने हैं, वो एक परफेक्ट होनी चाहिए। जो रिजल्ट आना चाहिए वो परफेक्शन का जो उसका नहीं, रिजल्ट। ऐसा नहीं है, सिर्फ रिजल्ट ओरिएंटेड हाँ, नहीं होता। हाँ। कई बार मेंटल टॉर्चरिंग बहुत होते हैं। नहीं, ये टॉक्सिक में होता है, हार्ड में नहीं होता। हार्ड थोड़ा फ्लेक्सिबल हो सकता है। वहाँ पर क्या है, एफर्ट भी दिखेंगे, ऐसा नहीं है, एफर्ट दिखते हैं, प्यार भी दिखता है, केयरिंग भी दिखती है। लेकिन जो टॉक्सिक पार्टनर होता है, वहाँ आप देखो कंट्रोलिंग पावर होती है। हार्ड में कंट्रोलिंग पावर नहीं होती है। हार्ड क्या है, वहाँ गुंजाइश होती है कि वो फ्लेक्सिबल हो सकता है अगर आप अपनी तरफ से बेस्ट एफर्ट डालेंगे उस रिश्ते में। लेकिन टॉक्सिक वाले में गुंजाइश ना के बराबर होती है। अक्सर लोग टॉक्सिक मैरिज को प्यार समझ के कॉम्प्रोमाइज करते रहते हैं, उसी शादी में ही रहते हैं। कौन से ऐसे 3 रेड फ्लैग्स हैं जिससे हम डिस्टिंग्विश कर सकें, आइडेंटिफाई कर सकें कि मैरिज टॉक्सिक है या हार्ड टू हैंडल है? टॉक्सिक पार्टनर होना या हार्ड पार्टनर होना थोड़ा कंफ्यूजिंग है। बहुत बहुत बारीक बॉर्डर लाइन होती है बीच में, वो समझना बहुत ज़रूरी है। एक हार्ड पार्टनर होता है, सिर्फ सख्त हो सकता है। लेकिन आप अगर टॉक्सिक पार्टनर के साथ हैं तो वहाँ पर 3 बातों को बहुत ज़रूरी है देखना, क्योंकि वहाँ पर रिपीटेड एक्शंस होते हैं। रिपीटेड एक्शन को, उस पैटर्न को जब अगर आपने समझ लिया, तो आप टॉक्सिक पार्टनर को समझेंगे कि आपका पार्टनर टॉक्सिक है, हार्ड नहीं। हार्ड में फ्लेक्सिबिलिटी आती है कि हम चांस है वहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी की, कि आप एफर्ट डालेंगे, वहाँ पर आपको उनके एफर्ट भी दिखते हैं। हार्ड पार्टनर में ये डिफरेंस होता है कि वो आपको एफर्ट भी दिखता है, उनका प्यार भी दिखेगा, ऐसा नहीं है। लेकिन थोड़ा सा अगर आप भी एफर्ट लगाएंगे तो वो चीज़ में चांसेस होते हैं चेंज होने के। बट टॉक्सिक पार्टनर में चेंज होने के कोई चांस नहीं होते हैं, मोस्टली 99%।
परसेंट। लेकिन अगर आपको समझ ही नहीं आ रहा कि कैसे इसको हम ढूंढें, डिस्टिंग्विश करें, हाँ कैसे आइडेंटिफाई। डिस्टिंग्विश करें कि क्या हमारा पार्टनर टॉक्सिक है, उसमें सबसे पहले आप ये माने कि अगर आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट बार बार हर्ट की जा रही है, वो पहला आपका रेड फ्लैग होगा। और उसमें ऐसा तो नहीं होता कि बिकॉज आपकी भी मेंटल हेल्थ खराब होती है, आप भी इरिटेटेड होते हो, तो मिस्टेकिंगली आप भी कुछ उनको प्रोवोक तो नहीं करते, उसको क्या बोलेंगे ऐसे में? उसमें वही है, अगर आप में अवेयरनेस है अपनी इमोशंस को लेकर, यानी कि अगर आप ये समझ पा रहे हो कि मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट को हार्म हो रहा है, हर्ट हो रहा है, आप में अवेयरनेस है अपने इमोशंस को लेके, यानी आप अवेयर हो, तभी आप बार बार हर्ट हो रहे हो। अगर आपको हर्ट फील नहीं हो रहा, यानी कि आप अपने इमोशंस के लिए भी अवेयर नहीं हो। ये डिफरेंस होता है। तो सेकंड अगर हम बोलें इसमें, तो सेकंड होता है गैस लाइट। गैस लाइट हमारा एक सेल्फ डाउट कर दिया जाता है। हम कभी भी कोई हमारा पार्टनर बार बार 2-3 ऐसी बातें हमें रिपीटेड बोले कि तुमसे ये काम सही से नहीं होता है, तुम हमेशा यही करते हो, या तुम्हें बोलते कुछ और हैं करते कुछ और हो, तो वो जो रिज़ल्ट हम चाहिए वो नहीं आता। अपने पार्टनर को हम कंटिन्यूस ये 2-3 हमेशा हर बात के हर सिचुएशन के बाद यूज़ करते हैं कि मुझे पहले ही पता था कि तुमसे ये हो नहीं पाएगा। तो क्या है कि जब नेक्स्ट सिचुएशन फिर से आएगी, तो जिसके साथ ये कहा जा रहा है वो पार्टनर सेल्फ डाउट में चला जाता है कि शायद मुझसे ये काम होगा ही नहीं, तो वो खुद ही बोलने लगता है आई एम अनवर्दी, मैं ये काम कर ही नहीं सकता, मुझसे ये होगा ही नहीं। तो वो गैस लाइटिंग होती है। अगर आपको ये समझ आएगा कि आप सेल्फ डाउट में जा रहे हो, यानी कि आपको समझ आ गया, ये सेकंड रेड फ्लैग होता है कि आपका टॉक्सिक पार्टनर आपको गैस लाइटिंग कर चुका। और थर्ड, आप कंफ्यूज हो गए कि आई एम गुड फॉर नथिंग। हाँ, आप मतलब कि ऐसा नहीं है कि आप डिसीजन नहीं ले सकते, लेकिन आपको इतना गैस लाइटिंग कर दिया गया है कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल नीचे आ गया, लो एस्टीम हो गए, आप कंफ्यूज स्टेट में आ गए, क्लैरिटी स्टेट में हुई नहीं कि क्या मैं ये वाला काम मैं सही कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। तो ये अगर आप ये समझ पा रहे हो हल्की सी बारीकी कि गैस लाइटिंग का मुझ पे इफ़ेक्ट क्या हो रहा है, मैं सेल्फ डाउट पे हर बार जा रही हूँ, इसका मतलब है कि मेरे साथ वो काम हो चुका है। मेरा पार्टनर टॉक्सिक इतना है कि उसने मुझे रियल और उसमें अनरियल उसमें फ़र्क समझना ही मैं भूल चुकी। समझ नहीं आ रहा मुझे कि क्या रियल है, क्या मैं मेरी पर्सनैलिटी क्या थी और क्या हूँ मैं, उसमें डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रही। और थर्ड होता है अकाउंटेबिलिटी, कि अगर आपका पार्टनर बार बार सॉरी नहीं कह रहा, अपनी गलती नहीं मान रहा है, क्योंकि ऐसा नहीं होता। हार्ड पार्टनर में और टॉक्सिक पार्टनर में मेन डिफरेंस अगर निकाल सकते हो, यहाँ निकाल सकते हो। हार्ड पार्टनर एक टाइम वो बोलेगा, सॉरी भी बोलेगा अपने। अच्छा, अगर कोई बोले ना, बट बिना बोले भी चेहरे से और बॉडी लैंग्वेज से सॉरी बोले, तो वो सॉरी माना जाएगा? यहाँ पर हम लव लैंग्वेजेस को यूज़ करते हैं कि अगर आपको पता है कि आपकी लव लैंग्वेज कुछ और है, मेरी लव लैंग्वेज कुछ और है, अगर मैं इस चीज़ से अवेयर हूँ, तो मुझे आपकी सॉरी समझ आ जाएगा। और अगर आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो मुझे वर्बली बोले सॉरी, तो आपको पहले बात करनी पड़ेगी, कम्युनिकेशन तो बनाना ही पड़ेगा अल्टीमेट, कि भाई मुझे आपकी ये बात बुरी लगी, अच्छी नहीं है, इससे हमारे रिलेशन पे ये इम्पैक्ट पड़ रहा है, और हम आगे जो अपने रिलेशन को लेके जाना चाहते हैं वो शायद हम वहाँ तक पहुँच ही नहीं पा रहे। तो एक डीप कनेक्शन हम कब डेवलप कर पाएंगे? एक अच्छे कम्युनिकेशन से। तो कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है। हम कभी भी साइलेंट उसमें नहीं जा सकते कि मैं अगर अपनी जेस्चर से मैं करने लगूँ कि हाँ मैं फील कर रही हूँ सॉरी, वो कभी कभी काम कर सकता है, हर बार काम नहीं करेगा। उसके लिए तो हमें बैठकर बात करनी ही पड़ेगी। कम्युनिकेशन सबसे पहले स्टेप होता है कि कम्युनिकेशन में तो आपको जानना ही पड़ेगा।
दो पार्टनर होते ही इसलिए। अच्छा, अब आइडेंटिफाई करने के लिए ये तीनों रेड फ्लैग्स होंगे देन इट इज टॉक्सिक, या कोई भी एक होगा देन आल्सो इट इज टॉक्सिक? ये आपके साइंस है कि आपके पास पार्टनर कैसा है। एक भी है तो आप गलत हैंड्स में। हाँ, ये सब एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है और फॉलो करते हैं एक दूसरे को। इनमें से कोई सी भी एक चीज़ आपको अगर दिख रही है और रिपीटेड है, इसमें रिपीटेड होगा, ये पैटर्न्स रिपीट है। आपके जो रिएक्शन आएंगे, एक्शंस होते हैं, या फिर आप जिस तरह से रिस्पॉन्स कर रहे हो, ये बहुत डिपेंड करता है। अच्छा, बच्चों की वजह से हम्म। एक मरी हुई शादी में रहना क्या अच्छी बात है, या फिर वी आर पनिशिंग, इट इज मोर हार्ड फॉर किड्स? ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, क्योंकि अगर छोटे बच्चे हैं और हम ये कह रहे हैं, बार बार अपने आप से कह रहे हैं कि मैं तो इस शादी में इसलिए बना हुआ हूँ या बनी हुई हूँ क्योंकि बच्चे हैं, बच्चों की वजह से हमें, तो हम ऐसा क्यों नहीं सोच सकते कि बच्चों के लिए हमें एक डिसीजन लेना चाहिए, एक मैच्योर डिसीजन होना चाहिए। छोटे हैं तो हमें डिसीजन लेना चाहिए, बड़े हैं तो बड़ों से डिस्कस करें कि भाई हम दोनों इस शादी को आगे नहीं चला पा रहे क्योंकि शायद हम एक दूसरे के साथ वो नहीं, अपने रिलेशन को नहीं बना पा रहे हैं, एक डीप कनेक्शन नहीं डेवलप कर पा रहे हैं। और इससे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है कि हमारे बच्चों को जो एक एनवायरनमेंट हमें देना चाहिए एज ए पेरेंट, पीसफुल एनवायरनमेंट होना चाहिए, जो एक बच्चों को नीड है। बच्चे हमसे डिमांड नहीं कर रहे कि हमें एक हैप्पी फैमिली फिगर चाहिए, एक इमेज चाहिए। वहाँ पर यही है कि हमें हमेशा अपने बच्चों का पहले प्रायोरिटी क्या है। हम पेरेंट्स हैं, एज ए पेरेंट हमें प्रायोरिटी सेटअप करनी पड़ेगी कि बच्चों के लिए ज़रूरी क्या है, एक फैमिली, हैप्पी फैमिली फिगर देनी है हमें, या फिर उनको जो एनवायरनमेंट है वो पीसफुल होना चाहिए। वो किस एनवायरनमेंट में पलेंगे, उनके ट्रॉमास तो फिर कैरी ऑन करेंगे। तो एक खराब मैरिज में रहने की बजाय स्टेप आउट करना बच्चों की मेंटल हेल्थ के लिए इज ऑलवेज बेटर। अगर वो इस एज में है कि वो आपकी मैरिज को समझ सकते हैं तो बात कर सकते हो अपने बच्चों से। और अगर छोटे हैं तो फिर आपको बहुत अपना दोनों पार्टनर मिलके उस पर डिस्कस करें कि क्या हम इस रिलेशन में रहकर कई सालों तक एक दूसरे से परेशान होते हुए कैरी ऑन कर पाएंगे। क्या हम दोनों पे इतना टाइम एनर्जी है कि हम एक दूसरे को बस करेक्शन में रखते रहें कि हमेशा कि ये तुम में ये सही होना चाहिए, या हम अक्सर क्या करना चाहते हैं, अपने पार्टनर को चेंज करते रहना चाहते हैं। वो हम नहीं कर सकते, ये पॉसिबल ही नहीं है। क्या एक मैरिज में कोई भी एक पार्टनर अपने दम पे पूरे रिलेशनशिप की डायनामिक्स बदल सकता है एक ब्लूप्रिंट के हिसाब से? शुरुआत कर सकता है, लेकिन रिलेशनशिप में हम दोनों हैं तो दोनों के एफर्ट लगते हैं। लेकिन हाँ, ये कह सकते हैं अगर मैंने ही शुरू किया, एफर्ट मैंने डालने शुरू किए, तो उसका रिस्पॉन्ड आना शुरू होगा। सामने भी, जब सामने पार्टनर मेरा देखेगा कि ये इतना एफर्ट डाल रही है तो मुझे भी कुछ एफर्ट डालने हैं, यानी कि वो भी अपना फिलअप कर रहे हैं जहाँ जहाँ मिसिंग चीज़ें हैं। तो एफर्ट अगर एक ने भी शुरू कर दिया, अगर एग्ज़ाम्पल के तौर पर अगर हम, ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल हो जाएगा, गांधी जी थे, उनको जो फील हुआ कि हम एज ए स्लेव नहीं रह सकते, तो वहाँ पर क्या हुआ, उन्होंने किसी को नहीं बुलाया, उन्होंने खुद से शुरुआत करी, फिर उनके साथ लोग जुड़ गए ना, और आज हम इंडिपेंडेंट बैठे हैं। वो ही होता है एक रिलेशनशिप में कि एक ने एफर्ट अगर नहीं डाले, दूसरा भी वो है, अनजान है कि अच्छा, कई एफर्ट बार डालने। ऐसा होता है कि एक इंसान एफर्ट डालता है और दूसरा उस स्टेट में नहीं होता कि उसके एफर्ट्स को एक्नॉलेज करे, वो रिपल्सिव हो जाता है। तो कब तक एफर्ट डालते रहें? अगर आप इतना एफर्ट डालने के बाद भी लगता है कि कोई रिज़ल्ट आ ही नहीं रहा, तो एक कहते हैं कि अगर आप अपने किसी को चेंज कर सकते हो तो ठीक है, नहीं चेंज कर पा रहे हो तो अपने आप को चेंज करो पहले।
हो सकता है हमारा एफर्ट कम है। अपने आप से सवाल करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको ये लगता है कि मैं रेगुलर हर बार इतने एफर्ट डाल रहे हैं और उसके बाद भी वो रिज़ल्ट नहीं आ रहा जो उस एफर्ट से आने चाहिए थे, यानी कि आप कहीं मिसिंग कर रहे हो चीज़। या तो आप अपनी कम्युनिकेशन सही नहीं कर पा रहे हो, या फिर अपना जो हमारी जो लैंग्वेजेस होती हैं, हमारी सबकी अपनी एक लैंग्वेज होती है कम्युनिकेशन की। और हमारी PIPs, अगर सबको पता हो, PIPs क्या हुआ? PIPs होते हैं हमारी प्री इंस्टॉल प्रोग्रामिंग, और ये हमारा बाय बर्थ आते हैं। और इसमें अगर और डीप जाएंगे तो ये हमारे कैरी ऑन होते हैं, हमारे जीन्स से, हमारे फादर पेरेंट्स से आते हैं। मतलब एक तरीके का बॉडी लैंग्वेज? नहीं, बॉडी लैंग्वेज तो ये बाद में कन्वर्ट होती है कि हम अडेप्ट क्या करते हैं, हम क्या जीन्स में लेकर आए हैं। तो वो बहुत है, डिपेंड करती है हमारी। अगर हमें वो पता है अपनी पार्टनर की, तो बहुत जल्दी हम फिगर आउट कर सकते हैं कि हमारे एफर्ट कहाँ कम है। वो किस एज में ये साइंटिफिकली अगर आप बात? अगर 10 साल के बच्चे से शुरू कर सकते हो, क्योंकि वो क्वेश्चन इतने इजी होते हैं। वो अगर उनको करेंगे फॉर्म को फिलअप, उनको बचपन से पता होगा कि मेरी PIPs क्या हैं। और अगर वहाँ अलाइन नहीं है वो अपने आप उन PIPs के अकॉर्डिंग, तो वो हमेशा देखना बेचैन रहेंगे। हम कभी कभी अनसेटल फील करते हैं ना। तो ये कुछ क्वेश्चन है इसके फॉर्म होते हैं? हाँ, क्वेश्चन फॉर्म में होता है ये। कैन आवर ऑडियंस फिल दैट? हाँ, आप हमें प्रोवाइड कराओगे? हाँ, हम अटैच कर देंगे क्योंकि नीचे। ये जैसे हम किसी भी मैरिज में, कोई भी मैरिज है, हम्म, क्या करते हैं, कुंडली मिलाते हैं। हम्म, कुंडली एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ मानी जाती है हमारी हिंदू मैरिजेस में। उसी तरह से अगर कुंडली तो गुणों को मिला रहा है, जो हमारा बिहेवियर है, हमारे पैटर्न्स हैं, हम किस तरह के इंसान हैं, वो कैसे पता चलेगा? वो PIP के थ्रू आप पता कर सकते हो। कितने क्वेश्चंस होते हैं? इसमें अराउंड 80, अबाउ 80 होते हैं। आप प्लीज प्रोवाइड कराइएगा। हाँ, ये सबको पता होना चाहिए, क्योंकि जब कुंडली मिला रहे तो ये भी मिलाओ, लड़का लड़की की मिलाओ। और उससे आपको पहले ही प्रायर, जिसको कहते हैं प्रायर, कि आपको पहले से जिनकी पता शादी के होगा। बाद अब ना मिले तो? नहीं, फिर आगे की है कि उस पे भी वो काम करे, ऐसा नहीं है। हमें भी तो काफ़ी लेट पता चला, हमें कौन सा किसी ने बचपन में बताया कि आपकी PIPs क्या है। तो जब हम अपनी PIPs को जान लेते हैं तो हम और बेहतर इंसान बनने की कोशिश भी करते हैं और अलाइन करते हैं कि क्या मैं यहाँ इस में सेट कर रहा हूँ, क्या मेरी लाइफ उसी के अकॉर्डिंग है। अगर नहीं है और हम बेचैन रहते हैं या अनसेटल फील करते हैं, अपने पार्टनर के साथ अच्छे से एक रिलेशन डेवलप नहीं कर पा रहे, कहीं ना कहीं कारण यही होता है। ये बहुत डिपेंड करता है कि हम सेटल अपने जो अंदर, अपने इनर से अगर हम सही से कनेक्टेड फील नहीं होते, तो हम किसी से कनेक्शन नहीं बना सकते। तो अपने हिंदू मैरिजेस की कुंडली तो एक तरफ, ये बिहेवियर कुंडली इज PIP। हाँ, तो ये किसी को मैच करानी है तो एक लिस्ट ऑफ क्वेश्चनर फुलफिल करें टू चेक द कंपैटिबिलिटी। हाँ, ऐसा ही हुआ ना? हाँ। ये एक ना मैजिक की तरह काम करेगा अपने रिलेशनशिप को अच्छे से डेवलप करने के लिए। कहीं भी, क्योंकि पहले से अगर आपको पता होगा मेरे पार्टनर की ये PIP और मेरी ये है, आप आर्ग्यूमेंट से पहले उस PIP को याद करोगे। Whoever will ask or DM us to give us PIP, we will send them. Ma'am will provide us and we'll send them. श्योर। जब एक फाइट के बाद एक पार्टनर आई एम फाइन बोलता है, बट वो एक्चुअली फाइन तो नहीं होता, उनका चेहरा कुछ और ही कह रहा होता है, ऐसी सिचुएशन को बिना कॉन्फ्लिक्ट के कैसे हैंडल करें? पहले तो मैं फाइन के बारे में ही बात करना चाहूँगी कि जब हम छोटे थे या हमारे बच्चे जब स्कूल जाते हैं, वहाँ हमें मैनर्स एटिकेट सिखाते हैं कि अगर कोई क्वेश्चन पूछे कि व्हाट हाउ आर यू, तो वहाँ हमें जवाब सिखाया जाता है आई एम फाइन। थैंक यू। है ना? तो हमें वहाँ ये तो सिखा रहे हैं कि क्या बोलना है और क्या क्वेश्चन पूछा गया उसका जवाब हमें सिखाया जा रहा है, लेकिन कोई ये उसके बियॉन्ड ये सिखाया नहीं रहा कि जब आप फाइन नहीं हो तब क्या कहना है।
हमने अपने लाइफ में बचपन से लेकर इतनी बार इस क्वेश्चन को सुना होता है, तो वो हमारे पैटर्न में इतना बहुत सारे अंदर। कपल्स देखे हैं, लड़ रहे होते हैं, हाँ बहुत लड़ रहे होते हैं, बॉडी लैंग्वेज बहुत खराब होती है, हाँ। बट कॉन्वर्सेशन में बोलते हैं आई एम फाइन, या फिर कुछ भी ऐसा हाँ। कि तो इसलिए क्योंकि हम बचपन से वो सीखते आए हैं, किसी ने हमें ये सिखाया ही नहीं है कि जब आप फाइन फील ही नहीं कर रहे हो, आपको तब भी तो एक्सप्रेस करना क्या है बोले अपनी फिर, emotion। इफ उस हाउ टू एक्सप्रेस, तो तब अगर आप पूछता है और आपका मूड वाकई खराब है, ये पार्टनर ही नहीं कि हर कोई किसी हाँ। के लिए है ये बात कि हम जब फाइन नहीं फील कर रहे हैं, तो तब हमें कैसे एक्सप्रेस करना है भाई। अगर आप एंग्री हो, गुस्से में हो, बताओ कि आज मेरा मूड खराब है, गुस्सा आ रहा है, अभी मुझसे बात मत करो, या फिर मुझे बात करनी है, तो एक्सप्रेस करना हमें आना चाहिए। या फिर है कि आज मैं बहुत हैप्पी हूँ, तो हैप्पी भी तो आप एक्सप्रेस करोगे ना कि आज मैं खुश हूँ। तो वो चीजें बहुत जरूरी है कि हमें फाइन ही समझना नहीं है, फाइन नहीं हो तो भी तो समझना है, तभी तो हमें बताना पड़ेगा अपने इमोशन को। तो यही होता है, ये मेन कारण है कि हम क्या करते कि हम झगड़े में हैं, और जब हमारा पार्टनर पूछता है, हमारा उसने देख लिया हमारा जेस्चर, हमारा फेशियल एक्सप्रेशन वो शो कर रहा है कि हम फाइन नहीं है, फिर भी पूछने पे क्या जवाब आ रहा है, आई एम फाइन, क्योंकि वो हमारे इंटरनल पैटर्न बन चुका है। कईयों को ये लगता है कि बता भी देंगे तो सामने वाले ने कुछ एफर्ट्स तो डालने ही नहीं कई है। बार ये भी एक रीजन होता है कि हमें पता होता है हमारे पार्टनर की ये वैल्यू नहीं देगा हमारे इमोशन को, हमारे इमोशंस को, तो कई बार इसलिए भी बोल दिया जाता है। लेकिन अगर आपका पार्टनर इतना अंडरस्टैंडिंग है कि उसको समझ आ रहा है कि मेरे पार्टनर फाइन नहीं दिख रहा है लेकिन वो बोल रहा है, तब हम एक बहुत सिंपल कम्युनिकेशन से भी इस चीज को ले सकते हैं कि कम्युनिकेट करें, पूछें कि कह सकते हो कि जेस्चर तो नहीं बोल रहा कि आप फाइन हो, कि कोई दिक्कत, अगर मुझसे कोई प्रॉब्लम आई है या कोई ऐसी बात है जिसको मैं सॉल्व कर सकता हूँ या सकती हूँ, तो मुझसे डिस्कस कर सकते हो। तो तो हमें कंफर्टेबल उनको बनाना पड़ेगा, साइकोलॉजी कंफर्ट देना बहुत जरूरी है अपने पार्टनर को, कि वहाँ हमें समझाना पड़ेगा, उनको देना पड़ेगा कि ताकि वो फियर ऑफ जजमेंट से बाहर आकर हमें बात बता सके कि यस आई एम नॉट फाइन। तो वो जरूरी है। आज भी कपल्स आई एम सॉरी बोलने की बजाय दे कीप ऑन आर्ग्यूइंग, आर्ग्यूमेंट में फंस जाते हैं। सो इस ईगो वर्सेस लव की फाइट में ईगो जीत जाती है। जब हम किसी आर्गुमेंट में पार्टनर्स को देखते हैं, वो क्या करते हैं कि इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन रिलेशन, आई एम सॉरी बोलना तो बहुत आसान है, हाँ बट एक काउंटर अटैक आता है। हाँ, वहां पे क्या होता है, सिर्फ कोशिश ये हो रही थी कि आर्गुमेंट को कौन जीतेगा, हाँ, चाहे वो कोई भी हो, एनीबॉडी कैन से आई एम सॉरी। लेकिन हम ये ध्यान नहीं दे रहे थे कि हमारी जो सिचुएशन है, जिस टॉपिक पे या जिस भी कारण से हम लड़ रहे हैं, वो क्या था टॉपिक। हम उस टॉपिक को छोड़कर मेन प्रेजेंट जो हमारी कंडीशन है, स्टेट बनी हुई है, वहां पर हम क्या कर रहे हैं, बार बार सिर्फ विनिंग जोन में जा रहे हैं। और हम अगर एक पार्टनर विनर हो भी जाता है, उससे क्या होगा, आज के जो आर्गुमेंट हुआ वो अनरिजॉल्व हो गया, रह गया, वो कैरी ऑन होगा नेक्स्ट सिचुएशन में। तो ये बार बार होगा। और एक और एड ऑन की तरह एक जैसे होता है ना, बच्चे का होमवर्क उसने पेंडिंग छोड़ दिया, वो पेंडिंग है, बहुत सारे होमवर्क रह गए, अचानक से फिर क्या होगा, ब्लास्ट होगा, फटेगा, है ना। तो अगर एक पार्टनर गुस्से में है, आर्गुमेंट कर रहा है, एक पार्टनर को हमें सिखाया भी जाता है कि अगर एक पार्टनर गुस्से में नाराज है और आपसे वो आर्गुमेंट कर रहा है, या बस आपको उस वक्त ये सोचना और समझने की बहुत जरूरत है कि वो उस वक्त चाह क्या रहा है। हम क्या करते हैं, तुरंत रिस्पॉन्स देने की कोशिश करते हैं। हमें उस वक्त रिस्पॉन्स देना है, रिएक्शन नहीं देना। हम अक्सर क्या गलती करते हैं कि रिएक्शन देते हैं। जब हमारा पार्टनर नाराज है या आर्गुमेंट कर रहा है, हम तुरंत एकदम से लग जाते हैं, रिएक्शन देना है, अच्छा मुझे ऐसे कह दिया, फिर वो क्लैरिटी या एक्सप्लेनेशन मोड में जाते हैं कि नहीं ये बात ऐसे हुई थी, ऐसे नहीं, मेरा इंटेंशन ये था। ये एक्सप्लेनेशन
सब आर्गुमेंट इस तरह से चलता रहता है, कोई इस बात पे ध्यान ही नहीं देता कि हमें यहाँ रिस्पॉन्स देना है या रिएक्शन देना है। तो ये बहुत समझना जरूरी है कि सामने वाला पार्टनर मुझसे चाह क्या रहा है। हम सिर्फ आर्गुमेंट में और अपने आप को भी इन्वॉल्व कर लेते हैं। उस वक्त एक पार्टनर को हमेशा ये ध्यान देना है कि वो सिर्फ, हो सकता है मुझसे सिर्फ अपनी बात रखना चाह रहा है, किसी तरह की जजमेंट नहीं चाहता कि मैं उसमें क्या ऐड ऑन करना है। तो ये बहुत जरूरी है कि उस वक्त मुझे क्या करना है। ऐसी कोई प्रैक्टिस भी होती है कि इंसान इतना साइलेंट हो जाए कि रिएक्शन और रिस्पॉन्स को डिस्टिंग्विश कर सके, क्योंकि ओवरनाइट तो किसी में भी चेंजेस नहीं आएंगे कि हमने आज शो देखा और हमें लगा कि अब हमें रिएक्ट नहीं करना, रिस्पॉन्स करना है। तो एनी बिहेवियर प्रैक्टिस जो एज अ पर्सन प्रैक्टिस करे ताकि वो काम रहे, स्टेबल रहे। इसके लिए होती है अवेयरनेस, और अवेयरनेस भी इमोशंस के साथ में सेल्फ अवेयरनेस। अगर हमें ये पता है कि सेल्फ अवेयरनेस में हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, हम हमेशा क्या करते हैं कि आउटवर्ड देखते हैं, सामने पे फोकस करते हैं कि मेरे पार्टनर ने क्या क्या गलतियां की हैं, हम हमेशा ये करते हैं। लेकिन हम अपनी तरफ तो देखते ही नहीं, हम उस जगह पे खड़े ही नहीं होते। कभी हम अपने पार्टनर की जगह खड़े होकर भी तो देखें कि हो सकता है मैं भी गलती पर हूँ। अगर मेरा पार्टनर 2 गलती कर रहा है, मे भी हो सकता है मैं 3 गलती कर रही होंगी। तो वो बहुत जरूरी है कि दूसरी की जगह खड़े होकर भी अपने आप को देखो कि क्या वो चीज मुझ पर भी अप्लाई हो रही है, या मैं कुछ मिस आउट कर रहा हूँ या कर रही हूँ। तो ये ना हमेशा ये नहीं है कि हम बाहर देखकर, एक होता है ना, एक रूम में टाइल नहीं होती है, 100 टाइलें लगी हैं लेकिन मिसिंग टाइल को हम बोलते रहते हैं कि इस रूम में ये टाइल नहीं है। उसी तरह से हम बार बार ये कहते रहेंगे कि मेरे पार्टनर अगर ये ऐसे चेंज कर लेता तो शायद हमारा रिलेशन और अच्छा हो जाता, ये इसमें और बेहतर कर सकता है। तो हम अपने पार्टनर को चेंज करते रहने की कोशिशों में लगे रहते हैं, एक्सपेक्ट करते कि वो चेंज हो जाए तो शायद हमारा रिलेशन और बेहतर हो जाए। लेकिन हम अपनी तरफ तो ध्यान ही नहीं देते। हमें अपनी तरफ सबसे पहले ध्यान देना चाहिए कि मेरी वैल्यूज क्या है, मैं, मेरे बिलीफ सिस्टम्स क्या हैं, मैं कैसे रिएक्ट कर रहा हूँ। क्योंकि मैरिज में 2 लोग हैं, मैरिज एक कॉन्सेप्ट है 2 लोगों का, 2 लोग का पार्टनरशिप में, पार्टनरशिप हम भूल ही जाते हैं। हम यहाँ पर सिर्फ है विनिंग पार्टनर बनने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे ये समझना पड़ेगा कि पार्टनरशिप में हमारी डिवाइड होती हैं चीजें, हम एज ए टीम वर्क करते हैं। अगर एक लो है और एक हाई है तो हाई वाला लो को ऊपर उठाता है, हम क्या करते हैं, लो को और नीचे दबाते हैं, अक्सर यही होता है। तो ये बहुत जरूरी है कि हम साइलेंट अगर हम जा रहे हैं या होना चाहते हैं कि अपना हमारा रिलेशन को हमें बेहतर बनाना है, तो सेल्फ अवेयरनेस सबसे ज्यादा जरूरी है कि वो शांति से खुद को एनालाइज करें। हाँ, अगर डेली के 10 मिनट भी निकाल कर वो अपना देख सके ऑनेस्टली कि जैसे हम अपने पार्टनर की डिसलाइक, लाइक, उसके गुण, अवगुण, उसके बिहेवियर, हैबिट्स, इंटरेस्ट सब कुछ जानते हैं। किस खाने में ये पसंद है, इनको वहां घूमना पसंद है, ये कपड़े ये वाले ब्रांड के पसंद है, वैसे हमारी भी वही सेम, हमारी भी डिसलाइक होंगी, लाइक होंगी। हमें भी पता होगा कि हम कहाँ सही नहीं है, हमें अंदर से सबको पता होता है, लेकिन हम अपनी तरफ देख ही नहीं रहे होते। और जब हम एक्सेप्टेंस में आते हैं कि मेरी पर्सनैलिटी ये है, मैं हर चीज को एक्सेप्ट करूंगी ना, अपने गलत को भी, सही को भी। अगर मैंने अपने आप को स्वीकार कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया कि मैं ये पर्सन हूँ, पर्सनैलिटी मेरी है, तो तब हम अपने पार्टनर को भी उसी नजरिए से देखते हैं कि अब इनमें क्या क्या चीजें हैं, और उसको एज इट इज, कोई चेंज नहीं। और ये सब घूम फिर कर ना वाई पर जरूर आता है। अपना वाई आपको पता होना चाहिए कि आप इस शादी में क्यों बने हुए हैं, आपको अपनी शादी से क्या चाहिए वो जरूर पता होना चाहिए, और आप कैसे उसको ठीक रख सकते हो फुल लाइफ टाइम, वो आपको पता होना चाहिए। और इन सब चीजों के लिए घूम फिर कर हम अपनी लव लैंग्वेज पे ही आते हैं। लैंग्वेज बहुत जरूरी है जानने की, हमारी क्या क्या है, वो मैंने अपनी बुक में भी बताया हुआ है। तो अगर कोई पढ़े तो समझ आ जाए। दिस इज जस्ट जिस्ट जो हम बात कर रहे हैं, फुल गाइडेड तो
कैन किसी को पूरा इंटरेस्ट है सब कुछ जानने में, तो सारी डिटेल्स तो बुक में ही मेंशन्ड है। आपने अभी एक साइलेंट हो जाते हैं कपल, ये बात करी, बट कई बार वो साइलेंट ट्रीटमेंट एक स्लो पॉइजन की तरह काम करता है। आप पैसिवली एग्रेसिव होते हो और वो रिलेशनशिप को बहुत खराब करता है। व्हाट इज योर से ऑन दिस? ये क्यों होता है, होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, और किस केसेस में ये सही है? साइलेंट पार्टनर जब चला जाता है कि कोई बात हुई, कोल्ड रिस्पॉन्स, हाँ, वो एक साइलेंट ट्रीटमेंट देने की कोशिश करता है। सबसे इसमें जो एक चीज हम नजरअंदाज कर देते हैं वो होता है एजम्पशन, कि हम हर बात को एज्यूम कर लेते हैं कि मैं अपने पार्टनर को अब सबक सिखाऊंगा, कि अब मैं बात ही नहीं करूंगा, कोई कम्युनिकेशन नहीं होगी उसको, फिर वो बेचैनी होगी, वो मुझसे पूछेगी या पूछेगा मेरा पार्टनर कि भाई तुम बात क्यों नहीं कर रहे हो। कई बार हो सकता है आपका पार्टनर इतना बिजी हो, आपकी साइलेंट ट्रीटमेंट को ध्यान भी नहीं दे रहा होगा। मे भी हो सकता है उसकी अपनी लाइफ में, तो वो प्यार क्या, कई बार हो जाता है कि आप इतने अपने ही लाइक अपने ऑफिस से ही कुछ, आपके ऑफिस में कुछ हो गया, आप अपनी ऑफिस में अपनी जॉब से रिलेटेड इतने परेशान हो, मे भी हो सकता है कि आपकी जॉब इतना हाई रिस्क पे हो या आप पे प्रेशर हो, दैट विंडो शुड बी मोर हाँ तो रिस्पॉन्ड कोड। हाँ, तो हमेशा साइलेंट ट्रीटमेंट को एक अच्छा ट्रीटमेंट नहीं है। सॉल्यूशन उसके लिए हमें ढूंढना पड़ता है, सॉल्यूशन हमें स्टार्ट करना होगा फिर से वही कम्युनिकेशन से। आपको अच्छा नहीं लग रहा है, कोई उनकी बात अच्छी नहीं लगी, उनका कोई डिसीजन अच्छा नहीं लगा है, या फिर उनका कोई बिहेवियर आपको अच्छा नहीं लग रहा है, आप उसको बताओ। तो साइलेंट ट्रीटमेंट अप्रोच पॉइजन तो पॉइजन है, आंसर ओरिएंटेड नहीं है, सोल्यूशन। जो साइलेंट ट्रीटमेंट अप्रोच है वो एक तरीके से सोल्यूशन ओरिएंटेड तो है ही नहीं। बिल्कुल नहीं है। पॉइजन तो पॉइजन होता है ना, आप कम खाओ या ज्यादा खाओ, मरेगा तो आदमी है ही। तो वो कोई अच्छी बात नहीं है। और उसमें सबसे बुरी बात क्या होती है कि जो साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहा है पार्टनर, वो खुद वो अपने लिए बहुत गलत है ना, क्योंकि वो उसकी हेल्थ को, ब्रेन हेल्थ को, उसकी फिजिकल हेल्थ को हार्म कर रहा है। इंटरनली बहुत वो बीमार हो जाएंगे अगर वो साइलेंट ट्रीटमेंट में बार बार गए। तो ऐसा नहीं करना चाहिए पार्टनर को। अगर हम पार्टनर क्यों है, अभी आप इससे पहले वाले क्वेश्चन में बोल रहे थे, देन आई वांटेड टू आस्क यू, आपने बोला कि मैरिजेस दो लोगों का मिलन है, बट इंडिया में मैरिजेस दो फैमिलीज का मिलन है, ठीक है? इट इज मैरिज बिटवीन टू फैमिलीज रादर देन टू पीपल। तो इन लॉस को बिना डिसरिस्पेक्ट करे नो कैसे करें? देखो, पहली तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम दोनों ही मिलकर उस कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व कर ले। पर हमारे इंडियन फैमिलीज में क्या होता है, बहुत इंटरफेरेंस होता है फैमिलीज का। इंटरफेरेंस इसलिए होता है क्योंकि हमें किसी ने सिखाया नहीं है कि जब आपकी प्रॉब्लम हम बचपन से क्या होता है, हम अपने बच्चों को प्रैक्टिस ही नहीं करा रहे होते, हम सब कुछ उनके लिए खुद कर रहे होते हैं कि ये भी काम मुझे करना है। हम अपने बच्चों को डिसीजन मेकिंग में डालते ही नहीं है। हम बहुत पैम्परिंग उसमें रहते हैं कि बच्चा अभी छोटा है, जबकि बच्चा 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15 इस फॉर्म में वो बड़ा होता हुआ बहुत कुछ अडेप्ट करता है, बहुत कुछ होता है, लर्निंग फेज होता है उनका। क्या क्या अडेप्ट करता है हर विंडो में? अब 0 to 5 वो बोल तो सकता नहीं है, लेकिन वो जो उसका एनवायरनमेंट है आसपास, वो सब कुछ अडेप्ट कर रहा होता है। उसके पेरेंट्स की कैसे अपने रिलेशन है, उनके एनवायरनमेंट कैसा है, अच्छा है या बहुत पीसफुल नहीं है, उस चीज को वो अडेप्ट कर रहा होता है। और वो उसके लिए एक रिपीटेड एक्शंस होते हैं और उसको डिफरेंशिएट नहीं कर पाता कि ये सही एनवायरनमेंट है या ये जेस्टर या पैटर्न, ये मेरे पेरेंट्स के ये जो रिलेशन है वो सही है या गलत। कई बार होता है कि पापा मम्मी लड़ रहे हैं
बच्चा इतना बचपन से उस चीज को देख रहा होता है कि जब उसकी अपनी शादी होती है तो उसे ये पता होता है कि पार्टनर्स ऐसे होते हैं। लड़ना कोई गलत बात नहीं है, गुस्सा उसको ये होना, differentiate चीखना करना या नहीं मारना आता। गलत बात नहीं है। वो डिफरेंशिएट करना ही नहीं आता उसको, क्योंकि हमने ही उसको नहीं बताया कि लड़ना अच्छी बात नहीं है। ठीक है। Then how is learning from 0 to 5 is different? 5 साल तक की उम्र और 5 से 10 साल की उम्र में, दोनों में लर्निंग में क्या फर्क है? फर्क होता है हमारे इमोशंस का। अगर मैं यहाँ पर ऐड ऑन करना चाहूंगी तो एक मूवी है और ये सबको देखनी चाहिए, छोटे बच्चों के लिए नहीं है वो, मतलब बनाई तो वो एनिमेशन मूवी है, लेकिन अगर हम अपने उससे देखना चाहें उससे कुछ बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। कि जब इनसाइड आउट है, मूवी का नाम इनसाइड आउट है, और उसमें हमें दिखाते हैं, डायरेक्टर ने बहुत अच्छे से उसको डायरेक्ट किया है कि जब एक छोटा बच्चा है हम्म, उसमें सिर्फ 2 इमोशन होते हैं, और हमारे भी बच्चे हैं, हम क्या देखते हैं, छोटा बच्चा या तो रो रहा होता है या हंस रहा होता है, ये 2 इमोशन होते हैं। ठीक, करेक्ट। ये 0 से 5 तक यही चलता रहता है, उसके मूड स्विंग्स होंगे, वो कभी खुश होगा कभी रोएगा, हाँ। सिर्फ यही होता है। फिर 5 to 10 में और डेवलप होते हैं, उसमें एंगर इशू भी आएगा, बहुत सारी इमोशंस ऐड ऑन होते हैं। तो एज वाइज हमारे ब्रेन में इमोशंस ऐड ऑन होते रहते हैं, और 13 में तो ब्लास्ट होता है, क्योंकि वहां पे टीनेज भी जुड़ता है। टीनेज में पहले ही हॉर्मोन्स डिसबैलेंस हो रहा होता है, चेंजेस आ रहे हैं, पबर्टी एडोलसेंस आ रही होती है बच्चों में, तो वो अपने अंदर इतना कुछ कह लो कि उनको खुद नहीं समझ आ वो रहा अपने होता, आप से ही फाइट कर रहे होते हैं। इतना इंटरनली फाइटिंग चल रही होती है कि इमोशंस अपना फाइट पे और हॉर्मोन्स अपना फाइट कर रहे हैं, और वो अपनी एक पर्सनालिटी डेवलप कर रहे होते हैं। तो उस दौरान अगर हम पेरेंट उनको थोड़ी सी भी गाइडेंस दे दें कि आपकी इमोशंस पे हम काम कर लें, क्योंकि हॉर्मोन्स तो अपना काम करेंगे, वो तो इंटरनल बॉडी का काम है, लेकिन इमोशंस का किसका काम है, गाइडेंस में, वो हमारा काम है। हम उस वक्त अगर उनको सही गाइडेंस दे दें कि कैसे उनको अवेयर करें, हम उनको इमोशन की किस तरह के इमोशन आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं, और कैसे उन्हें उनको हैंडल करना है, ये बच्चों को कौन बताएगा, हम बताएंगे। हाँ। और जब हमने सही टाइम पर उनको गाइडेंस दी होगी तो अपने वो जब अपने मैरिज रिलेशन में आएंगे वो इजीली हैंडल कर लेंगे, कभी भी वो उस चीज को नहीं करेंगे, कॉन्फ्लिक्ट आएगी, उन्हें पता होगा, डिसीजंस लेने उनको आते होंगे पहले से ही, लेकिन हम डालते ही नहीं है, ये चीजें डाल ही नहीं रहे इसलिए। और हमारे फैमिलीज में क्या होता है, इंडियन फैमिलीज में, कि हम अपने पार्टनर के अलावा सबसे बात करते हैं अपने कॉन्फ्लिक्ट को लेकर, या तो हम अपने फ्रेंड से बात कर रहे होंगे या अपनी बहन भाइयों से डिस्कस करते हैं, अपने जिससे parents से रिजॉल्व discuss करना करते है हैं। उससे छोड़ के सबसे बात करते तो ये सबसे पहली गलती होती है हम लोगों की, कि हम वहां पर जिससे बात करनी है उसको छोड़कर सबसे बात करेंगे, तो वहां रिजॉल्व होती ही नहीं है। तो अगर हमें अपने पेरेंट्स को रोकना है या कहना है, डिसरिस्पेक्ट नहीं करनी है, चाहे वो लड़की है चाहे लड़का है, अपने पेरेंट्स से ये कह सकता है कि, या फिर बहू अपने इन-लॉ से कह सकती है कि आपने बहुत अच्छे से रेस किया अपने बेटे को, मैं आप लोगों की रिस्पेक्ट करती हूँ, और आप लोग मेरे लिए एक मेंटोर की तरह हैं, मैं आपसे गाइडेंस ले सकती हूँ टाइम टू टाइम, पर अभी ये मैं अपने लेवल पे रिजॉल्व करके देख लेते हैं, नहीं होती है तो आप लोग हैं, नहीं तो भैया आप तो एक्सपर्टीज है, अब तो हमारे लिए अवेलेबल वो भी है। ठीक, पर थर्ड पर्सन इज अ थर्ड पर्सन, वो हमेशा थर्ड ही रहेगा। आप जो सफरिंग में है, जो इमोशन आप फील कर रहे हो, वो कोई और नहीं उस चीज को सॉर्ट आउट नहीं कर सकता। इमोशनल हीलिंग तो बहुत इम्पोर्टेंट है ना। हाँ, तो ये आप और मैं ही, तो अगर हम पार्टनर हैं तो हम पार्टनर को पता है ना हम सफरिंग में कौन सी इमोशन से जा रहे हैं, वो थर्ड पर्सन नहीं समझ रहा, वो तो और अक्सर क्या होता है, अरे बेटा सबके साथ ही होता है, हमने भी किया था, हमने भी एडजस्ट किया था, हमने भी कॉम्प्रोमाइज किया था, ये सॉल्यूशन नहीं होते। सॉल्यूशन तो हमें कॉम्प्रोमाइज होता है। हाँ, तो वहां पर क्या है कि एक को फिर वो कॉम्प्रोमाइज स्टेट में जाना पड़ेगा, तो ये सॉल्यूशन ओरिएंटेड चीजें हैं ही नहीं। तो वहां पे हमें रिस्पेक्टफुली कहना पड़ेगा कि भाई हम इतने सेंसिबल हैं
कि हम अपने कॉन्फ्लिक्ट को खुद अपने लेवल पर कर सकते हैं। फैमिलीज में जब एक पर्सन अपने स्पाउस और फैमिली के बीच में सैंडविच बन जाता है, देन हाउ टू ड्रॉ अ लाइन जिससे आप एक बैड सन या बैड डॉटर या बैड डॉटर इन लॉ और बैड सन इन लॉ ना बनो एंड एक रिस्पेक्ट भी बनी रहे। हाउ टू ड्रॉ दैट लाइन? यहाँ पर पहले तो हमें ये सोचना पड़ेगा, हम क्या पीपल प्लीजर तो नहीं है? क्योंकि हम फंसते नहीं है, हमारा सैंडविच तब बनता है। पीपल प्लीजर कौन होते हैं? पीपल प्लीजर यानी कि हम हर एक को उनके अकॉर्डिंग खुश रखने की कोशिश करते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली सही साउंड ही नहीं है। हम हर एक को खुश नहीं कर सकते। और कब तक? लास्ट ये हम कभी भी खुश नहीं कर सकते किसी को भी, किसी भी लेवल पे। देखना कि अगर 10 लोग हैं तो 8 लोग खुश होंगे, 2 नहीं है। इसमें एक अगर एक आपको एग्जांपल दूं कि शादी में क्या होता है, एक फूफा होता है जो कभी प्लीज नहीं हो सकता, है ना? क्योंकि उसको पता है कि मैं दामाद हूँ इस घर का, मुझे वो वैल्यू, वो रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए। तो वही होता है कि अगर हम अपने पेरेंट्स के और अपने पार्टनर के बीच में फंस गए हैं, तो वहां पे कैसे डिसीजन लें कि ना मेरे पेरेंट्स को बुरा लगे, ना मेरे पार्टनर को ये लगे कि उसने पेरेंट का साइड ले लिया, या पेरेंट्स को ये ना लगे कि भाई पार्टनर आ गया तो पार्टनर का साइड ले लिया। वहां पर हमें बहुत वाइजली एक बाउंड्री सेट करनी पड़ती है और ये समझाना पड़ेगा कि हमें जस्टिस, सही और गलत को, उसका साइड लेना है, वरना तो हम सैंडविच बने ही रहेंगे जीवन भर और हमारे बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स बनते ही रहेंगे। कभी हम पापा मम्मी की तरफ झुकेंगे, कभी हम पार्टनर को प्लीज करने के लिए झुकेंगे, तो वो एक सॉल्यूशन है ही नहीं। हमें सही गलत का जब हमें पता होगा कि मुझे साइड लेनी है सही की, और वो सही गलत को डिफाइन अगर आप कम्युनिकेशन ही होता है, फिर से वही है कि आपका कम्युनिकेशन कैसा है। अच्छा, इसमें भी 2 केसेस है, या तो आप सही का साथ दे रहे हो या फिर आप पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहे हो, तुम जानो। हाँ, तो विच अप्रोच इज बेटर? अगर आपको अप्रोच की गई है ओके, तब आप पार्टिसिपेट तो करो, लेकिन एक जस्टिफाइड होना चाहिए कि आप सही और गलत को उनको समझा सको कि इस सिचुएशन में गलत क्या हुआ है। हम किसी को जज नहीं कर रहे हैं या उसको पनिशमेंट देने के लिए जज नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ सही और गलत का आंकते हैं। ईगो वॉर खत्म। हाँ, कि कौन सही है, क्योंकि हम ह्यूमन बीइंग्स हैं, गलतियां हम करते हैं और अपनी गलती से सीखते रहते हैं। अगर आप सीख रहे हो तो यानी कि सही डायरेक्शन में हो, सीख नहीं रहे हो और ईगो ही बना रहे हो, यानी कि आप कहीं नहीं जा रहे हो, आप उसी लूप में घूम रहे हो। इंडियन मैरिजेस में भी ना कपल सालों तक एक ही बात पे लड़ते रहते हैं, इन लॉज, मनी और एनी स्टबर्न विश दे वांट, और उस लूप में फंसते रहते हैं। हाउ टू ब्रेक दैट लूप? सब आप ये देखें ना, पहले क्वेश्चन वही है, अपने सवाल करते क्यों नहीं अपने आप से कि मुझे क्या चाहिए इस रिलेशन से, मुझे कैसे इसको बेहतर बनाने की कोशिश, क्या एफर्ट है मेरा। एफर्ट अगर मिसिंग है, आप हमेशा इस लूप होल में फंसे रहोगे। तो उस लूप होल से कि आप हम रिस्पॉन्सिबल, शादी में आने के बाद रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती हैं, आपकी कुछ ड्यूटीज होती हैं, आपकी लायबिलिटीज बनती हैं। अगर बेटा अपने पेरेंट्स का ध्यान रख रहा है, बहू को पता है, अगर वो विलिंगली कर रही है अच्छी बात है, नहीं कर पा रही तो ये तो उनको पता ही है ना कि उनके पेरेंट्स उनके ऊपर डिपेंड है, बेटे के ऊपर डिपेंड है, वो उनकी लायबिलिटी है, वो छोड़ ही नहीं सकते। या फिर पैसों का मामला आ गया कि वहां पर हम ट्रांसपेरेंसी नहीं रखते। कई बार ट्रांसपेरेंसी होनी जरूरी है स्पाउस में कि हमारी ये अर्निंग है और ये डिवीजन होना है कि ये हमारे पेरेंट्स के लिए, ये हमारे लिए, ये इमरजेंसी के लिए, हमारे बच्चों के लिए। वहां पर बहुत जरूरी है ट्रांसपेरेंसी मनी के मामले में, क्योंकि बहुत झगड़े सिर्फ पैसों को लेकर होता है। कई बार होता है कि पार्टनर अपने घर चलाने के लिए शायद
उसकी अर्निंग ऐसी नहीं है, या उस पे इतने डेप्थ हो चुके हैं कि वो घर में इतना दे ही नहीं पा रहा, तो वो उसको क्लियर रखना पड़ेगा कि मैं क्यों नहीं दे पा रहा। अपने रिलेशन को लेकर बहुत सारे ऐसे एफर्ट डालने पड़ते हैं कि जो ट्रांसपेरेंसी शो करे। ट्रांसपेरेंसी अगर आप नहीं शो कर पा रहे, यानी कि आप अपने कम्युनिकेशन में कहीं कुछ चीज मिस कर रहे हो, पार्टनर तक वो बात पहुंचानी बहुत जरूरी है। और ये डे वन से हो सकता है कि मेरी डिसलाइक ये है, मैं ये पसंद करता हूँ, मुझे अपनी वैल्यूज बतानी बहुत जरूरी है कि मेरे लिए, जैसे मैं अपनी सेल्फ अवेयरनेस उससे ज्यादा जरूरी है। बहुत ज्यादा सेल्फ अवेयरनेस से ही सारी चीजें, कहते हैं ना, 50% रिजॉल्व हो जाती है, 50% आपको काम करना पड़ता है। और जिस दिन आप सेल्फ अवेयरनेस से काम करना कॉन्शियसली, कुछ चीजें होती है जो सबकॉन्शियसली हम कर रहे होते हैं, कुछ जिस दिन हम कॉन्शियसली होकर काम करेंगे, हमारा रिलेशन अपने आप, हमें बहुत ज्यादा एफर्ट नहीं लगाने पड़ते। हम अंडरस्टूड होते हैं कि मेरे पार्टनर को क्या चाहिए, मुझे अपने रिलेशन से क्या चाहिए, तो वो ऑटोमेटिकली फिर अपने आप ऑटोमेटिकली हर बार सिचुएशन कुछ भी आए, आपको पहले से पता होता है। आप सिर्फ उस सिचुएशन को देखोगे कि अच्छा ये आ गई, चलो हम टीम वर्क की तरह काम करते हैं। तो जब हम टीम वर्क की तरह काम करेंगे तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी पहले आधी हो गई, हम डिवाइड ही नहीं करते। ज्यादातर क्या होता है फैमिलीज में कि हस्बैंड अगर वर्किंग है, वाइफ हाउस वाइफ है, ये जमाना पुराना था, हमारे पेरेंट्स का जमाना था कि फादर प्रोवाइडर है और मदर मैनेज कर रही है घर को, बच्चों को संभाल रही है। लेकिन अब वो जमाना नहीं रहा, अब दोनों ही अर्निंग पर्सन हो चुके हैं। तो वहां पर क्या है, हम रिस्पॉन्सिबिलिटीज बांट रहे हैं। पहली बात तो कि हम यही भूल जाते हैं, हम ये तो कहते हैं लाइफ पार्टनर है, लाइफ पार्टनर है, तो यानी कि पार्टनरशिप निभा रहा है, वो पार्टनरशिप में है हम दोनों। तो वहां पर हमारी हर चीज डिवाइड होगी, ऑनरशिप देंगे हम अपनी अपनी पार्टनरशिप के कि आपका काम ये है, इसमें आपका अपने डिसीजंस होंगे, ये काम मेरे, ये इसमें मेरे डिसीजंस होंगे। उसमें क्या स्ट्रेस नहीं होगा हम लोगों को कि अगर मेरे पे सब, मुझ पर ही सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगी तो मैं ओवरलोडेड हो जाऊंगी, ओवरवेल्म हो जाऊंगी, स्ट्रेस होगा, मैं फिजिकली भी ड्रेन होंगी और एनर्जी भी मेरी ड्रेन होगी और मेंटली भी ड्रेन हो जाऊंगी। मैं कोई भी काम सही से नहीं कर पाऊंगी, मैनेजमेंट मेरा खराब हो जाएगा। तो हमें डिवीजन करना बहुत जरूरी है। और जिस दिन हमने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज और ड्यूटीज को डिवाइड कर लिया तो आधा तो आपने काम कर लिया। एक और अभी आप बोल रहे थे कि पार्टनरशिप होती है, फीमेल्स आर आल्सो वर्किंग। तो मॉडर्न इंडिया में एक प्रॉब्लम आ रही है आजकल, जब वाइफ हस्बैंड से ज्यादा अर्न करती है तो जो मेल की एक प्रोवाइडर ईगो होती है ना, वो हर्ट होती है। तो मॉडर्न कपल्स इसको कैसे नेविगेट करें, दोनों के लिए, मेल्स कैसे हैंडल करें और फीमेल्स ऐसे में कैसे मेल को हैंडल करें? ये कॉन्फ्लिक्ट तब आती है जब आप कहीं ना कहीं अपने पार्टनर को वो वैल्यू, वो रिस्पेक्ट नहीं दे रहे। कई बार वो बेवजह भी इंफीरियर फील करते हैं। इसके लिए अगर कोई मूवी अगर देखी होगी कियन का, उसमें कॉन्सेप्ट अच्छे से समझाया है कि एक मेल भी घर संभाल सकता है और फीमेल वर्किंग हो सकती है। उसमें कॉन्सेप्ट ये था। आज है कि वुमेन्स घर भी संभाल रही है, जॉब पर भी हैं, पर वो जॉब कब कर पा रही है? जब आपका पार्टनर आपको वो सब फ्रीडम दे रहा है या वो आपको समझ रहा है कि मेरे पार्टनर को भी ये उसकी भी अपनी एक इच्छा है, वो जॉब करने की इच्छा रखती है, तो उसको करने दिया जाए। अगर उसमें मैं इसमें कुछ अपना उसमें हेल्प कर सकता हूँ या इतना मैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज मैं भी कर सकता हूँ घर के लिए, तो वहां पर दोनों इक्वली होते हैं। पर अगर ऐसे में मेल की ईगो हर्ट हो रही है तो मेल को उसको कैसे लेना चाहिए? हमारे मेल लिसनर्स उसको कैसे हेल्दीली लें, और अगर वो हेल्दीली नहीं ले रहे हैं तो फीमेल लिसनर्स कैसे उनको हैंडल करें? पहले तो
वो अगर इस चीज को ईगो ले रहे हैं तो ये उन्हें समझना पड़ेगा कि मैं मेरी पार्टनर पे अर्निंग में, और अगर मुझसे भी ज्यादा अर्निंग में, तो इसमें हम अपने घर की मैनेजमेंट, फाइनेंशियली रिस्पॉन्सिबिलिटीज को बहुत अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। लेकिन अगर मेल ईगो बार बार आ रही है, इसका मतलब है कि वो डोमिनेटिंग पर्सन है और कंट्रोलिंग पार्टनर है। मेन तो यही नजर आता है ऐसे पार्टनर में कि वो कंट्रोल करना चाहता है। फिर तो यही है, अगर वो कंट्रोलिंग पार्टनर नहीं है और फिर भी हल्की फुल्की ईगो आ ही रही है, तो उनको समझना पड़ेगा कि मैं कहाँ ये चीज क्यों आ रही है, मैं बार बार ईगोइस्ट क्यों हूँ। मेरा पार्टनर तो मेरे लिए भाई क्या है, पार्टनर दोनों पार्टनर ही जॉब कर रहे हैं, अर्निंग में है, लेकिन एक की ज्यादा है एक की कम है, ये ईगो क्यों आ रही है उसको। ठीक है, उसको समझना चाहिए कि these feelings are not healthy। हाँ, उससे बार बार क्या होगा कि वो बार बार कोई भी अगर छोटी सी कॉन्फ्लिक्ट भी आ गई, क्या बोलेगा, डायलॉग क्या आता है कि तुम्हारा एटीट्यूड इसलिए आ रहा है ना, तुम मुझसे ज्यादा कमाती हो। यही होता है जनरली, कमेंट होते हैं, कमेंट्स होते हैं। लेकिन अगर आपका पार्टनर रिस्पेक्ट करता है आपकी, तो उसको ये वैल्यू नहीं करती कि आप कितना कमा रहे हो। ठीक है, ये अनलॉक आपकी ये बुक के लिए कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू। हमने घर का तो ब्लूप्रिंट सुना है, बट एक रिलेशनशिप का ब्लूप्रिंट क्या होता है? जैसे घर को सालों साल तक खड़े रहने के लिए हम एक ब्लूप्रिंट बनवाते हैं, क्योंकि ब्लूप्रिंट के ही बेस पर हम अपनी घर की फाउंडेशन बनाते हैं जो स्ट्रांग होनी चाहिए, और घर उसी के उस पर कई सालों तक टिका होता है, चाहे आंधी तूफान डिजास्टर उसको झेल जाता है। इसका बेस्ट एग्जांपल हम ताजमहल को ले सकते हैं कि ताजमहल का ब्लूप्रिंट उस जमाने में क्या रहा होगा कि वो आज तक है। आज हम देखते हैं, लोग जाते हैं, टूरिज्म बढ़ रहा है, लेकिन उसको देखो ना कि वो आज तक टिका हुआ है। क्यों? क्योंकि उसकी एक फाउंडेशन बहुत स्ट्रांग है, इसलिए। लेकिन उस फाउंडेशन के बाद उस ताजमहल को भी रिपेयरिंग की, अपडेट करते हैं ना हम, मेंटेनेंस की जरूरत होती है। तो उसी तरह से हमारे रिलेशन के लिए अगर हमें पहले से एक ब्लूप्रिंट पता हो कि हमें इसे स्ट्रांग कैसे बनाए रखना है, अगर कभी स्पार्क कम हो जाए या कोई ऐसी हम अनजाने में कोई ऐसी गलती कर रहे हैं, उसको हम ठीक करना जानते हो पहले से ही, तो हमारे रिलेशनशिप में कॉन्फ्लिक्ट, देखो सिचुएशन हमेशा आएंगी। इसको पढ़ने से ये नहीं हो जाएगा कि सिचुएशन आनी बंद हो जाएगी, सिचुएशन आती रहेंगी, लेकिन आप उन सिचुएशन को हैंडल करना सीख जाओगे। वेरी नाइस। बहुत एज अ रीडर मुझे लगा कि दिस इज अ बेस्ट गाइड टू मैरिड, प्री मैरिड पर्सन्स के लिए भी, और एनी रिलेशनशिप, बी इट अ बॉस और अ सबऑर्डिनेट, पेरेंट और चाइल्ड, बहुत सेल्फ अवेयरनेस मिलती है इसमें। अगर किसी को समझना हो तो इसमें 3 चीजें हैं, आपकी लव लैंग्वेज, आप सेल्फ अवेयरनेस और आपकी PIP। ये अगर तीनों आपको पहले से पता है तो आप किसी भी रिलेशन को बहुत लॉन्ग टर्म रख सकते हो, फाउंडेशन बहुत अच्छी होगी और कॉन्फ्लिक्ट आएंगे जाएंगे। आपने अभी स्पार्क की बात करी। अक्सर कहा जाता है कि 10-15 साल बाद एक मैरिज में स्पार्क कम हो जाता है। सो हाउ डज दिस ब्लूप्रिंट हेल्प टू गेट दैट स्पार्क बैक? स्पार्क कम होने का मतलब है कि आप वो एफर्ट नहीं डाल रहे या अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज में इतने ज्यादा जा चुके हो कि आप जो एक शादी की शुरुआत में जो हम अपने पार्टनर्स पे ध्यान देते हैं, हनीमून फेज जिसे कहते हैं, कि हम सब कुछ अच्छा कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, घूम रहे हैं, वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज जैसे जैसे बढ़ती है कि हस्बैंड जॉब पर जा रहा है, वाइफ बच्चे रेस कर रही है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पेरेंट्स को संभाल रही है घर में,
तो हम उतना ज्यादा डूब जाते हैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज में कि हम जो पहले कर रहे थे खुश रहने के लिए, वो तो हम कहीं मिस कर जाते हैं। तो अगर हम छोटे छोटे एफर्ट फिर से डाल लें तो 10 साल 15 साल कभी भी ये चीज वापस हम ला सकते हैं। कि शाम की चाय जैसे साथ पीना, या रात को डिनर के बाद वॉक करना, या कभी कभार कैंडल नाइट डिनर चले जाना, या आप एडवेंचरस हैं तो कोई ऐसे प्लान कर लेना, वेकेशन वीकेंड पे चले जाना। ये छोटे छोटे एड ऑन जब आप करोगे तो वो स्पार्क जो एक खत्म होता जा रहा है वो वापस रीबिल्ड होता है, वापस आएगा। और बहुत सारे कपल्स को देखा है, बहुत सारे कपल्स कुछ सालों के बाद लवर्स से ज्यादा रूममेट्स बन जाते हैं। इसमें भी लगभग वही वाली बात है कि हम एफर्ट डालना भूल जाते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज में ज्यादा चले जाते हैं, हम रूममेट्स बन गए। जैसे हॉस्टल में 2 रूममेट्स हैं, वो अपना अपना गए, अपना काम किया, या स्कूल में है, शाम को आए और अपने रूम में बस बेड शेयर कर लिया, लेकिन हम कोई इमोशन शेयर नहीं कर रहे, हम अपनी फीलिंग्स शेयर नहीं कर रहे, हमने पूरा दिन कैसे निकाला उसको तो हम शेयर ही नहीं कर रहे। हम सिर्फ है कि वो हो गए एक सिर्फ चाबी भरी और पूरा दिन हाँ, उसी सिस्टम में चलते हाँ, गए। कि बस पॉइंट टू पॉइंट बात कर ली कि खाना क्या खाना है। ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, अगर हम दोबारा से इमोशंस हमारे मिसिंग हो जाता है, इसलिए हम रूममेट्स बन जाते हैं लवर्स की जगह। लवर्स क्या करते हैं, वो शेयर करते हैं, एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, अपनी फीलिंग्स शेयर करते हैं, और साथ में बहुत सारी चीजें कर रहे होते हैं। कि चाहे हमारा वो बिलीफ सिस्टम है, चाहे हमारा कोई एडवेंचरस है, तो वो चीजें जब मिसिंग होती हैं तो हम लवर्स से रूममेट पे पहुंच जाते हैं। एक और प्रॉब्लम आजकल बहुत ज्यादा कॉमन हो गई है, इमोशनल चीटिंग। इन द वर्ल्ड वेयर सोशल मीडिया बहुत एक्टिव हो गया है, फिजिकल चीटिंग से ज्यादा इमोशनल चीटिंग पॉपुलर है। SMS, सीक्रेट चैटिंग, उस पे कैसे डील करा जाए? जो चीट कर रहा है और जिसके साथ ये चीटिंग हो रही है, उसको ये समझना पड़ेगा कि ऐसा हमारे बीच में ऐसा मिसिंग आउट क्या है। अक्सर क्या होता है कि एक पार्टनर साइकोलॉजी कंफर्ट नहीं देता अपने पार्टनर को, हमेशा सिर्फ स्पाई करना। तो जब हम अपने पार्टनर को एक साइकोलॉजी कंफर्ट ही नहीं देंगे, उसके अपने इंटरेस्ट वाले काम नहीं करने देंगे, या फिर हम उसको इतना स्पेस ही नहीं देंगे, तो कभी कभार पार्टनर वो साइकोलॉजी कंफर्ट के लिए बाहर जुड़ जाता है। इस कारण से आप अगर लॉयल हो पार्टनर, तो वो कभी भी बाहर नहीं जाएगा। अगर हमने अपने पार्टनर को लॉयल रखना है या खुद लॉयल रहना है, तो साइकोलॉजी कंफर्ट देना बहुत जरूरी है अपने पार्टनर को। हम अक्सर ये भूल जाते हैं कि हम डिपेंडेंसी पे आते हैं कि मेरी खुशी उसकी खुशी से जुड़ी है, उसकी खुशी मुझसे जुड़ी है। हम सिर्फ यहाँ लाते हैं, हम अपना इंटरेस्ट, अपनी हॉबीज, अपना बहुत सारी ऐसी चीजें शादी के बाद करना बंद कर देते हैं कि जो मेरे लिए, मेरी ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी है, हमारे रिलेशनशिप के लिए बहुत ग्रोथ क्या होना चाहिए, हम वहाँ मिस करते हैं। हम भूल ही जाते हैं कि अपने रिलेशन को कैसे ग्रोथ दे। वो ग्रोथ जब नहीं मिलती है, और अक्सर एक पार्टनर कभी कभार सोशल मीडिया पे चला ही जाएगा और वहां पर किसी ऐसे पर्सन से जुड़ेगा जो साइकोलॉजी कंफर्ट वो दे रहा है। वो तो सिर्फ शुरुआत होती है। और लॉयल पार्टनर क्या होता है कि अगर आप नहीं भी हो, वो तब भी लॉयल रहेगा। एक बार ट्रस्ट टूट गया तो ये ब्लूप्रिंट कैसे हेल्प करता है ट्रस्ट वापस लाने में, या आता भी है या नहीं आता? आता है। अगर आपने सही पहले ट्रस्ट टूटा, उस सिचुएशन को समझा कि क्यों हुआ। पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि मेरे पार्टनर बाहर क्यों गया।
अगर मैंने वो समझा ही नहीं, सिर्फ आर्गुमेंट या लड़ाई में ही, झगड़ों में रह गए कि मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ चीटिंग हुई है, लॉयल्टी नहीं है, अब ट्रस्ट नहीं रहा अब तुम पर, तो क्या वो बार बार रिपीट होगा उसके साथ, क्योंकि वो सिर्फ वहां पर काम नहीं कर रहे। उस पर काम करना पड़ेगा उनको कि ये अगर मेरे पार्टनर इस तरह से लॉयल्टी या मेरे ट्रस्ट को तोड़ा है, क्या हुआ था ऐसा हमारे बीच कि वो ऐसे बाहर गए, वो बहुत ज़रूरी है। और ये कम्युनिकेशन से ही, अवेयरनेस से, आप अवेयर नहीं कर रहे हो अपने आप को, फिर बार बार आर्गुमेंट में जाओगे। This is one of the biggest reason of divorce in India. नहीं, this is इसका कारण कुछ एजम्पशन भी है। डिवोर्स के बहुत सारे कारण एजम्पशन भी होते हैं कि हम अपने पार्टनर को ये समझ लेते हैं, कई बार जेस्टर से या फिर फोन लॉक, जैसे हमने भी लॉक लगाए हैं फोन पे, लेकिन सिर्फ इसलिए कि बच्चे उसको खोल ना ले। कभी कभी अडल्ट कंटेंट होते हैं, पर अगर आपका पार्टनर आपके साथ ये ट्रांसपेरेंसी नहीं रख रहा कि आपका फोन लॉक है, आपका लैपटॉप पे पासवर्ड लगा है, और पासवर्ड पता होना चाहिए। लॉयल पार्टनर कभी भी पासवर्ड लॉक लगाने के बाद आपको बताएगा कि ये मेरे पासवर्ड है, अगर इन केस आपको ज़रूरत है, कोई इमरजेंसी आ जाती, तो ये फ़ोन लॉक का पासवर्ड ये है, लैपटॉप का मेरा ये है, एटीएम का ये है, मेरी ये सेविंग्स हैं। तो वहाँ पर जो लॉयल पार्टनर है वो इन सब चीज़ों में ट्रांसपेरेंसी रखता है। और ट्रस्ट टूटने पर अगर एक पार्टनर, ट्रस्ट कैसे वापस आता है? ट्रस्ट वापस है कि पहले हम, अगर उसको रियलाइज होता है पार्टनर को कि हाँ मैंने अब चीट कर लिया है, और वो सॉरी फील कर रहा है, तो एक बार चांस तो देना बनता है। आप चांस दे, लेकिन एफर्ट अपने साथ साथ उनकी भी एफर्ट देखे कि क्या उधर से एफर्ट आ रहे हैं। क्योंकि एक होता है कि हमसे एक बार गलती हो गई, हमने सॉरी फील कर लिया, लेकिन अगर वो गलती रिपीट हो रही है दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, तो गलती नहीं है, वो आप जान कर करें, क्योंकि आपको उसमें एंजॉयमेंट, एंटरटेन कर रहे हैं अपने आप को। तो वहाँ पर पार्टनर को समझना पड़ेगा कि मुझे चांस देना भी है, नहीं देना। एक चांस तो सबको मिलता है, वो देना चाहिए, लेकिन उसके बाद भी अगर लगता है कि वो लॉयल नहीं है आपका पार्टनर, तो डिसीजन तो लेना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों में आपके इफेक्ट हो रहा है, आपकी पर्सनल लाइफ में, आपकी जो मैरिड लाइफ तो ऑलरेडी इफेक्टिव है, आपकी बच्चे बहुत उसमें सफरिंग में होंगे, रहेंगे, तो हर उस रिश्ते में आपको इफेक्ट होगा। वक्त के साथ साथ फिजिकल और इमोशनल इंटीमेसी पीछे छूट जाती है, तो क्या ये ब्लूप्रिंट में हम कहीं गलत होते हैं या कोई लाइफस्टाइल मिस्टेक है? पहला तो है कि हमें इंटीमेसी शब्द को ही समझना पड़ेगा कि इंटीमेसी, लोग 90% लोग ना सिर्फ इंटीमेसी को क्या समझते हैं कि फिजिकल रिलेशन। हम सबसे पहले तो गलत यही है। इंटीमेसी जो उसका मीनिंग है कि क्लोजनेस, हम किसी की कंपनी में क्लोजनेस फील कर रहे हैं, सिक्योर हैं, सेफ फील करते हैं। हम जहाँ अपनी इमोशंस को शेयर करते हैं, अपनी फियर्स को शेयर कर रहे हैं, अपना एक्सपीरियंस साथ में करते हैं शेयर। तो इंटीमेसी में बहुत कुछ आता है, खाली सिर्फ इमोशनल या फिजिकल नहीं आता। इसमें हम अपने इमोशनल होगा, इंटेलिजेंस होगा, फिजिकल होगा, और स्पिरिचुअल भी होता है। तो फिजिकल में लोग सिर्फ फिजिकल इंटीमेसी में बहुत सारी चीजें आती हैं, होल्डिंग हैंड्स भी आते हैं, गले लगना भी आता है, किसेस भी आते हैं, लेकिन लोग सिर्फ रिलेशन पे जाते हैं कि फिजिकल रिलेशन ही मिस है। हम जब इमोशनल इंटीमेसी के लिए बात करते हैं, तो इमोशनल में क्या होता है कि हम जब नाराज हैं, एंग्री हैं, या हम बहुत अच्छा फील कर रहे हैं, या सैडनेस में हैं, तो जब बिना फियर ऑफ जजमेंट अपने पार्टनर के साथ हम वो शेयर कर पा रहे हैं, तो वो हमारी इमोशनल इंटीमेसी है, जो बिना डरे हम कुछ भी अपने पार्टनर से शेयर कर सकते हैं। फिजिकल इंटीमेसी के हाथ पकड़ लिया, होल्डिंग हैंड्स,
इसमें लोग अक्सर ये सोचते हैं कि इनके बीच में इसलिए कॉन्फ्लिक्ट आ गया क्योंकि इनके फिजिकल रिलेशन सही नहीं है, जबकि ये गलत है। आप अगर माने, अगर अबाउट 60 हम फिजिकली इनकॉम्पिटेंट हो जाते हैं इस रिलेशन को डेवलप करने के लिए, तो हमारा डीप कनेक्शन कहाँ से डेवलप होता है? वो हमारा इमोशनल होता है। अगर हमारा इमोशनल है तो हमारा फिजिकल रिलेशन बने या ना बने कोई फर्क नहीं पड़ता, ये उसको सिर्फ फॉलो करता है। पर ये एक एज हद तक की तो है। हम फिजिकली तो एक टाइम आता है ना, खत्म हो जाता है रिलेशन। तो क्या उन जो 60 अबव पार्टनर्स हैं उनके बीच अगर फिजिकल रिलेशन ही नहीं बन रहा तो क्या वो एक बुरे कपल में काउंट होंगे? उनका रिलेशन किस पे टिका हुआ है? उनका इमोशनल, हाँ, अंडरस्टैंडिंग है, इमोशनल इंटीमेसी पे टिका हुआ है। और उसमें दूसरी चीज आ जाती है इंटेलिजेंस, कि अगर हम दोनों कोई नया कुछ करने जा रहे हैं तो हम आइडियाज लेते हैं ना एक दूसरे से शेयर। जैसे इस वक्त हम कम्युनिकेट कर रहे हैं, नए एक टॉपिक पे बात कर रहे हैं, आइडियाज शेयर कर रहे हैं, तो ये इंटेलिजेंस, इंटीमेसी होती है। पार्टनर्स ये किसी भी उम्र में, इसमें तो कोई उम्र का वो नहीं है, ये तो हर उम्र तक कर सकते हैं, लास्ट मरने तक हम शेयर कर सकते हैं। वो स्पिरिचुअल है कि हमारे बिलीफ सिस्टम क्या है, हमारी लाइफ पर्पस हम करते हैं, तो वहां पे भी है कि मुझे पता है मेरे पार्टनर का लाइफ पर्पस क्या है, मैं उसको वो कर रही हूँ, हेल्प उसमें उनके साथ दे रही हूँ, या मुझे मेरी लाइफ पर्पस उन्हें पता है तो वो मुझे स्पेस देंगे उसको काम करने के लिए। वही ये इमोशनल हमारा मेन होता है, लेकिन जो इन सबको फॉलो कराता है हमारा इमोशनल इंटीमेसी फॉलो कराता है। इमोशनल इंटीमेसी होनी बहुत ज़रूरी है। अगर आप पार्टनर में ये नहीं है या कभी कभी ये चीज़ें मिसिंग आउट हो जाती है, तो हम अच्छे कम्युनिकेशन से वो इमोशनल इंटीमेसी को वापस ला सकते हैं। तो ये गैप नहीं होना चाहिए। बुक में हीलिंग की भी बहुत बार बात करी गई है। What is the right process to heal yourself? Heal from your wounds, heals from your trust issues. हील होने का सही तरीका क्या है? हील होने का सही तरीका है, आप जानो कि आप कहाँ हो रिलेशनशिप में, अपने रिलेशन में, अपनी लाइफ में कहाँ खड़े हो। हम अक्सर विक्टिमहुड ट्रैप में होते हैं। हम हमेशा ब्लेम अपने पार्टनर को कर रहे होते हैं। मे भी हो सकता है हम अपने पार्टनर की नजर से हम हो सकते हैं वो विक्टिम हो। तो हमें पहले ये समझना पड़ेगा कि हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, कि कहीं मैं ही तो नहीं हूँ जो दूसरे को विक्टिम बना रहा है, या मैं क्या। हर वक्त अवेयरनेस अगर जिसमें आ गई इमोशंस को लेकर, कि मेरे इमोशंस कौन से इमोशंस हैं, कब ये ट्रिगर हो रहे हैं, उन्हें मुझे कैसे हैंडल करना है, ये अवेयरनेस अगर जिस दिन आ गई, आप विक्टिमहुड ट्रैप से निकलोगे, अपने रिलेशन पे काम करोगे, अपनी इनर हीलिंग पे काम करोगे। क्योंकि एक्सेप्टेंस लाती है अवेयरनेस कि मुझ में ये कमी है, मुझे ये ठीक करना है। क्योंकि आप किसी भी चीज से निकल गए, पर अब हील कैसे करें? हील के यही मैं बता रही हूँ। फॉलो अप होता है, हाँ, कि अगर मैं अवेयरनेस में आ गई हूँ कि मैं यहाँ गलती पे थी, या ये मुझे पता ही नहीं था, उस पर मैं नेक्स्ट टाइम तो काम करूंगी। अगर मैं काम नहीं कर रही हूँ, यानी कि मैं अवेयरनेस में आई नहीं, तो उस चीज को मैं बार बार रिपीटेडली अपने आप से क्वेश्चन ही करूंगी कि ये मैं कैसे कर सकती हूँ, इसको और मैं बेहतर कैसे कर सकती हूँ। वो जब हम रिपीटेड होगा अपने लिए, उसमें सॉल्यूशन मिलना शुरू हो जाएगा कि आज मैं गुस्सा क्यों आया, मुझे गुस्से का कारण क्या है। गुस्से में हम क्या करते हैं, अक्सर हम अपने पार्टनर पे चिल्लाते हैं, या उनसे नाराज होकर एक साइलेंट ट्रीटमेंट में भी जो चले जाते हैं अक्सर हम। लेकिन हमें रूट कॉज तो जानना पड़ेगा कि आज मुझे गुस्सा आया तो किस कारण से आया। क्या वो मेरी मिसमैनेजमेंट के ही था, या मैं कुछ ऐसा आउटपुट चाह रही थी, या एक्सपेक्टेशन अपने पार्टनर से था मुझे
कि जो नहीं हुआ, ये अनएक्सपेक्टेड एक्सपेक्टेशन है जिसके कारण मुझे गुस्सा आ रहा है। तो उस गुस्से पे अगर मैंने काम ही नहीं किया तो ये बार बार रिपीट होगा, तो मुझे उस गुस्से पे काम करना पड़ेगा ही पड़ेगा। मैं हर बार अपने पार्टनर को ब्लेम नहीं कर सकती। ठीक है, आप हील हुए और आप हील हो रहे हो दूसरे के दुख देने से, और वही दोबारा गुस्सा करे तो मतलब वो पार्टनर गुस्सा करे तो, या अगर आपका आपको कम्युनिकेशन हील ही होना है क्योंकि सामने वाला बहुत अग्रेसिव है, लाउड है। आप हील हो ही रहे हो, प्रोसेस में ही हो, हाँ, हाँ। और वो रिपीटेडली वैसे ही एक्शंस करते रहे तो इसमें बहुत अच्छी बात है कि अगर आप अवेयरनेस में आ ही गए हो और हीलिंग प्रोसेस में आ गए, आप उस पे कह लो कि एक जर्नी होती है हीलिंग की भी, क्योंकि अपने आप को भी अवेयर करने का, करेक्ट करने का एक लिमिट होता है ना। इसमें एक मजेदार बात है, माइंड मैप। अगर आप ये अपना माइंड मैप समझ गए कि मेरा माइंड मैप आपके माइंड मैप से अलग है, तो जब सामने वाला आपसे आर्गुमेंट कर रहा है या अग्रेसिव हो रहा है या एंगर इश्यूज बार बार आ रहे हैं पार्टनर के, तो मैं इस बात से अवेयर हूँ कि मेरा माइंड मैप इस वक्त मेरा तो अलग है और मेरे पार्टनर का अलग है माइंड मैप। तो मैं कभी भी उसमें रिएक्शन में जाऊंगी ही नहीं, ज्यादातर शांति रहना। हाँ, कि हम जब कामनेस में, हम इनर हीलिंग में जाते हैं ना, तो हम बहुत शांत हो जाते हैं अंदर से, हम रिएक्शन नहीं देते। हमें पता होता है कि हमारा पार्टनर इस वक्त गुस्से में है, इसको रिएक्शन नहीं देना, रिएक्शन से हमारा और आर्गुमेंट बढ़ जाएंगे। पार्टनर को सिर्फ ये चाहिए, या तो कि उसको ये सिर्फ फील करना है कि मैंने इस वक्त ये अपना सब कुछ कह डाला, या उसको नीड होती है कि कोई मेरी बात सुन ले। गुस्से में सिर्फ हम क्या करते, ज्यादातर अपने पार्टनर से सिर्फ अपनी बात रख रहे होते हैं, हमें कोई उनसे सॉल्यूशन नहीं चाहिए होता। अगर वो शांति से हम सुन ले, आधा सॉल्व हो जाता है। फिर वो आधा, जैसे वो गुस्सा शांत होता है, वो ऐसा नहीं, वो नहीं सोचते, वो भी सोचते हैं कि मैंने आज गुस्सा क्यों किया, क्या हुआ था। या फिर जब बिल्कुल सब चीजें सेटल हो गई ना, तब बात करो कि आज हुआ क्या था, कि आप बहुत ज्यादा ये कर रहे थे, हाँ। तो इसमें मैं आपकी क्या हेल्प कर सकती हूँ। तो हमें अपनी तरफ से ऐसे जवाब होने चाहिए या सवाल होने चाहिए जो उनको ये कंफर्ट फील कराए कि सामने वाला मुझे सुन भी रहा है, समझ भी रहा है। उसको अनहर्ड भी फील नहीं कराना हमें, कि अनहर्ड हो गया हम, कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं तो बोले जा रहा हूँ और मेरा पार्टनर तो समझ ही नहीं रहा मुझे, ऐसा भी फील नहीं कराना है। बस ऐसे जवाब हमें ऑटोमेटिकली, जब हीलिंग में होते हैं हमें जवाब खुद मिलने शुरू हो जाते हैं कि गुस्से वाले पार्टनर को हमें कैसे हैंडल करना है, उनको ऐसी कौन सी ऐसी बात कह देनी है कि उनका एकदम वो कामनेस में आ जाते हैं। ये मैंने पर्सनली भी एक्सपीरियंस खुद भी किया है, और काफी लोगों की लाइफ में मैंने ये करा भी है, उनको अप्लाई करने के लिए कहा भी है। एज ए काउंसलर? हाँ, एज ए काउंसलर। ऐसे वैसे तो मैं लाइफ कोच हूँ। कोच और काउंसलर में एक छोटा सा बारीक फर्क होता है। एज ए लाइफ कोच आपने लोगों को गाइड करा है? हाँ। और उन्हें अप्लाई होते हैं और उनके रिजल्ट आते देखे भी हैं, और अच्छे रिजल्ट आते हैं। हाँ, बिकॉज बहुत सारी कामनेस चाहिए। जो रिश्ता एक ऐसी चीज है कि जहाँ आपको बहुत बहुत ज्यादा पेशेंस चाहिए होता है। So, if somebody is going from a bad phase of marriage, don't hesitate to take professional help. हाँ, ये पहले, अब से अगर 20 साल पहले बात करते हम लोग, तो ये बड़ा अनसाउंड सा लगता। टैबू होता है। हाँ, ये एक तरह से, क्योंकि लोग कोच, काउंसलर, साइकियाट्रिस्ट, इन लोगों को सोचते हैं पागलों का डॉक्टर। वो ये नहीं सोचते कि ब्रेन हमारे शरीर का एक पार्ट है, जैसे हमारे हर ऑर्गन का एक डॉक्टर है, हमारे फिजिशियन डॉक्टर है, ब्रेन का भी तो वो डॉक्टर है। अब कोई इमोशनली हील कर रहा है, कोई आपके ब्रेन के साइकियाट्रिस्ट हमारे ब्रेन के न्यूरॉन्स कैसे काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे तो उनको कैसे जनरेट करना है, कैसे ठीक करना है, दवाई के थ्रू होगा। बहुत सारी चीजें होती हैं जो आज थोड़ा सा अवेयरनेस है सोशल मीडिया के कारण,
वरना पहले अवेयरनेस ही नहीं थी कि ये भी डॉक्टर्स होते हैं, या काउंसलर किस तरह से हमारी हेल्प करता है, या उसका रोल हमारी लाइफ में कैसे हो सकता है। कोच क्या करता है कि आपका प्रेजेंट में जो आप अपनी प्रॉब्लम या स्टेट में हो, आप कंफ्यूज हो, आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही है, हमारा काम है उनको क्लैरिटी तक लाना। कंफ्यूज स्टेट से हम क्लैरिटी स्टेट में लाते हैं। तो ये मेरा काम है, और काफी लोगों को क्लैरिटी मिली है और उनके रिजल्ट बड़े अच्छे हैं। जब मैं उनसे मेरा काम है पूछना कि सेटिस्फाइड हो अपने क्लियर हीलिंग से। तो उनको वो रिजल्ट मैं देखती हूँ खुश हैं। आज का एपिसोड बहुत ही स्पेशल था। हमने जाना कि एक रिलेशनशिप अंडरस्टैंडिंग और एफर्ट दोनों से ही रॉक सॉलिड बन सकता है। करेक्ट? बिल्कुल, कम्युनिकेशन, एफर्ट, और आप क्या अपने पार्टनर के साथ क्या ट्रांसपेरेंसी रखना चाहते हो, बहुत डिपेंड करता है। थैंक यू मैम फॉर बीइंग पार्ट ऑफ आवर शो फॉर आवर ऑडियंस। थैंक यू। मुझे एक लास्ट क्वेश्चन जानना है कि अगर किसी को इससे ज्यादा डेप्थ जाननी हो रिलेशनशिप की, एंड समबडी वांट्स टू बाय दिस, सो वो क्या करे? व्हाट इज द वे टू गेट दिस बुक? ये मेरी बुक अमेजोन पे भी है, फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल है, गूगल बुक स्टोर पर भी है, और एक प्ले बुक करके ई बुक है, 4 जगह अवेलेबल है। अमेजोन शायद सबसे ज्यादा अमेजोन फ्लेक्सिबिलिटी में सब यूज करते हैं, फ्लिपकार्ट भी, वहां से यूज ले सकते हैं। Thank you so much for being the part of the show. थैंक यू।